चलिए देखते हैं मापन क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे सारे मेजरमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशि, जैसे कि हो गया आपकी लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान, इन सभी का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है। भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है। जितनी भी भौतिक राशियां हैं उसके पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनमें या जिनका मापन किया जा सकता है किसी संख्या के आधार पर या किसी उसके लीटर समझो या उसको संख्या में प्रदर्शित की जा सके, तो वही उसकी क्या हो जाएगी? भौतिक राशियों का भौतिक गुण होगा। भौतिक राशि जो होते हैं वो दिशा, परिमाण और मात्रा के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। कैसे वर्गीकृत किया जाएगा? चलिए देखिए। तो ये है आपके भौतिक राशियों का वर्गीकरण। सबसे पहले अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें तो हम लोग दिशा और परिमाण के आधार पर कर सकते हैं और उसके मात्रक के आधार पर कर सकते हैं। तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर अगर हम लोग इसको वर्गीकृत करें तो हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होता है अदिश और दूसरा होता है सदिश। तो इन दो टाइप होते हैं किसके आधार पर? दिशा और परिमाण के आधार पर। अगर हम लोग इसको मात्रक के आधार पर वर्गीकृत करना चाहें तो कौन कौन सी होगी? मूल राशियां होगी और व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। व्युत्पन्न राशियां मतलब जो मूल राशियों से ही मिलकर बने वैसी राशियों को क्या कहलाता है? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ठीक। अब एक एक करके हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले मूल राशियां जो फंडामेंटल होती हैं या बेस क्वांटिटीज होती हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या होता है? जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, ये क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है। मूल मतलब ही क्या? जिनका खुद का कोई कुछ चीज हो, यानी कि किसी और चीज से ये उत्पन्न ना हुआ हो, यही इसका मूल है। तो इन राशियों के मात्रक जो होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे अब देखिए क्या क्या होता है? लंबाई होती है, समय होती है, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 राशियां आपको याद रखना होगा कि जो मूल भौतिक राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो कितने हैं? तो वो टोटल 7 हैं। और कौन कौन से हैं? लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इनको आपको याद रखना होगा। फिर अगर हम देखें कि अदिश राशियां और सदिश राशियां दो होती हैं, इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए अदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, किसी दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो क्या कहलाएगी? अदिश राशियां कहलाएगी। जैसे आपको जैसे एग्जाम्पल ले लो, समय। अगर कोई आपसे पूछे कितना टाइम हो रहा है तो आप बताएंगे 5 बज रहा है, 6 बज रहा है। उसके साथ में 5 बज रहा है पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। आप दिशा उसके साथ नहीं बताएंगे तो ये क्या कहलाती है? इसीलिए दिशा नहीं बताना अदिश। ठीक है। और दिशा के साथ मतलब सदिश। तो दिशा बताने की इनमें आवश्यकता नहीं होती है, तो ये क्या कहलाता है? अदिश राशियां कहलाता है। ठीक है। आयतन भी बताएंगे तो आयतन किसी दिशा में अलग अलग नहीं होगा, इसीलिए यहाँ भी दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। दूरी आपने इतना किलोमीटर ट्रैवल किया, इतना किलोमीटर ट्रैवल किया, इसके लिए दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। चाल क्या होता है? चाल भी दूरी बटे समय होता है, तो ये भी इन दोनों से बन रहा है, तो इसकी भी कोई दिशा नहीं होगी। तो इस तरीके से अदिश राशियों में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण बता दिया जाता है कि ये चीज़ें हैं। अब सदिश राशि जो होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तो बताना ही होता है, साथ ही साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो ये क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। सदिश राशियों में बल आएगा। बल के लिए आपको बताना होगा कि आपने किस दिशा में बल लगा रहा है।
विस्थापन, विस्थापन भी बताना होगा कि किस दिशा में और कितना विस्थापन हुआ है। वेग के लिए भी संवेग, संवेग भी क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, तो उसमें भी वेग आ रहा है, तो वेग भी क्या है, सदिश राशि है, तो संवेग भी सदिश राशियां हैं। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, तो ये भी है। और चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी दिशा की बताने की आवश्यकता होती है, विद्युत तीव्रता के लिए भी और कोणीय वेग के लिए भी, तो ये सब क्या है, सदिश राशियां हो गई। अब आगे देखिए, जो मापन है उसमें खगोलीय दूरियां जो होती हैं उसके लिए क्या होता है, तो खगोलीय दूरियों के लिए 3 मापन होती हैं। कौन कौन सी होती है, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और फिर होती है पारसेक। तो इनके एक एक के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, तो एक साल में जो प्रकाश होती है वो निर्वात में कितनी ट्रैवल कर पा रही है, वही उसकी क्या हो गई, एक प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, अब देखिए एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर भी होती है। और अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 9.467 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इसमें से 3 को हमने हटा के लगा दिया, क्योंकि के में क्या होता है, हजार, हजार में 3 जीरो होती हैं, तो यहाँ से हमने 3 जीरो को लगा के यहाँ पर हमने किलोमीटर करने के लिए के निकाल दिया है और फिर मीटर लग जाएगा। तो इस तरीके से आप यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इस वैल्यू जो है इसको आपको याद रखनी है कि 1 लाइट ईयर में कितना किलोमीटर या कितना मीटर इसकी जो खगोलीय दूरी होती है वो होती है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये क्या होती है, यह भी दूरी का ही मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है इसको क्या कहा जाता है, खगोलीय इकाई कहा जाता है। और इस खगोलीय इकाई की जो वैल्यू होती है, मान होती है, वो कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। यहाँ भी अगर आप किलोमीटर में चेंज करना चाहो तो क्या आएगा, 1.496 इंटू 10⁻3 हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए पारसेक। पारसेक क्या हो जाता है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, यानी कि लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये दोनों से ही बड़ी होती है पारसेक। तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर पारसेक, और अगर आपको लाइट ईयर में रिलेशन निकालनी है तो वो क्या होता है, 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। ठीक, लाइट ईयर के यहाँ पर वैल्यू आप रख देंगे तो क्या आ जाएगी, पारसेक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मापन पद्धतियाँ क्या क्या हैं, कैसे कैसे हम लोग मापन करते हैं, कौन कौन सी इसकी पद्धति है। तो भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियाँ जो हैं वो प्रचलित हैं। कैसे, कौन कौन से हैं, तो CGS पद्धति आपने सुना होगा। CGS पद्धति ये क्या होता है, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, फिर S से सेकेंड, तो क्या हो गया, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो कोई भी चीज़ आपके पास होगी उसको सबसे पहले आप सेंटीमीटर में, फिर ग्राम में, फिर सेकेंड में, इस तरीके से यूनिट बनाया जाता है। ठीक है, तो इस मापन की पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मेट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक, चलिए FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो इस मापन पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापा जाता है और इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। MKS पद्धति मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम कहा जाता है।
इस मापन पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। इंजीनियरिंग व औद्योगिक क्षेत्रों में मापन हेतु इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आती है एसआई पद्धति। सबसे ज़्यादा प्रचलित है एसआई पद्धति। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन 1971 में स्वीकार की गई थी, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल या फिर एसआई पद्धति भी कहते हैं। एसआई का फुल ही फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। यह मापन पद्धति एमकेएस पद्धति का परिभाषित रूप है। वर्तमान में यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलन में है। ठीक है, एसआई मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं। रेडियन व स्टेरेडियन जो होता है ये पूरक मात्रक होता है। रेडियन से समतल कोण की माप तथा स्टेरेडियन से घन कोण तथा जो ठोस कोण होते हैं इनके माप को प्रदर्शित की जाती है। 7 मूल मात्रक कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पर लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गई और क्या था, हाँ विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता। तो ये सभी क्या है, 7 मूल राशियाँ होती हैं जिनको मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से यंत्र होते हैं और उसका उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखें। हाँ, अब एक साइड हमारा रहेगा यंत्र, यानी कि किससे हम लोग मापेंगे, और दूसरे साइड ये रहेगा माप अनुप्रयोग कि हम लोग किस चीज़ को मापेंगे। चलिए देखिएगा। फर्स्ट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, इससे क्या मापा जा सकता है, इससे जो होती है हाइट को मेज़र किया जाता है। हाइट में जैसे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, ठीक, उसकी हाइट होगी। तो उड़ते हुए जो विमान है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, इसको मापने के लिए हम किससे माप सकते हैं, अल्टीमीटर से माप सकते हैं। एमीटर से क्या मापा जाता है, एमीटर जो विद्युत धारा होती है, करंट होती है, उसकी तीव्रता जो होती है उसको हम लोग एमीटर में मापते हैं। जैसे हम लोग करंट को लिखते हैं ना 3 एम्पियर 4 एम्पियर, तो ये क्या होती है, एमीटर की होती है। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता, जो ध्वनि होती है इसकी तीव्रता होती है, इसको ऑडियोमीटर से मापा जाता है। ध्वनि या हम जो बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑडियो बोलते हैं। तो ऑडियो से क्या हो गया, ध्वनि जो की तीव्रता होती है उसको मापा जाता है। एयरोमीटर, एयरो में क्या आ रहा है, एयर्स की साउंड आ रही, एयरो। तो एयरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु एवं गैस का जो भार होता है या घनत्व होता है इसको मापा जाता है। अब क्या हो गया, एनीमोमीटर। एनीमो में क्या मापा जाता है, वायु की गति और शक्ति। ठीक है, वायु जो होती है इसकी गति क्या है और इसकी शक्ति क्या है, इसको मापने के लिए एनीमोमीटर। लेकिन जो एरोमीटर होता है वो वायु और गैस का भार और जो घनत्व होता है इसको मापने के लिए किया जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा कि किस में गति और शक्ति मापा जाता है और इसमें किस में भार और घनत्व को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर में क्या मापा जाता है, गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। एक्सीलरेटर कहा जाता है, एक्सीलरेटर में क्या होता है, गति में वृद्धि की जाती है, तो उसी से एक्सीलरोमीटर। याद रखिएगा कि गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापने के लिए एक्सीलरोमीटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर आई थिंक सबको याद होगा, वायुमंडलीय जो दाब होती है इसको मापा जाता है बैरोमीटर से। नेक्स्ट है बोलोमीटर। बोलोमीटर से किसको मापा जाता है, ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। कैलोरीमीटर में ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, ऊष्मा की कितनी मात्रा है उसको मापा जाता है कैलोरीमीटर में, और बोलोमीटर में ऊष्मीय विकिरण जो होती है उसको मापा जाता है। अब है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में प्रैक्टिकल सभी लोगों ने किया होगा। बेलनाकार जो वस्तु होती है यानी कि जिसमें कोई व्यास होता है, जिसमें कोई डायमीटर होता है, जिसकी कोई गहराई होती है, उसको मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे हो गया तार, तार भी क्या होती है, गोली होती है, वो उसका कोई व्यास होता है। ठीक है, तो उस तार को आप वर्नियर कैलिपर से माप सकते हैं। नेक्स्ट है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर से किसको मापा जाता है, जो निम्न ताप होता है ना, कम तापमान होती है, इसको मापा जाता है
किसके थ्रू? ग्राविमीटर से। अब है डेंसिटीमीटर। डेंसिटीमीटर में किसको मापा जाता है? पदार्थ को जो घनत्व होता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, तो देखिए घनत्व को क्या कहा जाता है? डेंसिटी से डेंसिटीमीटर याद रहेगा। फेदोमीटर, समुद्र और नदी की गहराइयाँ जो होती है ना, कितनी गहराई है समुद्र या नदी, तो उसको किससे मापते हैं हम? फेदोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से हम मापते हैं विद्युत धारा की प्रबलता को, यानी कि गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की जो छोटी करंट होती है ना, उसको गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। गैरोस्कोप में घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग हो गया। फिर होता है ग्रेवोमीटर में ग्रेविटी किसका? ग्रेविटी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण हो गया, तो इसको मापा जाता है। हाइड्रोमीटर और होता है एक हाइग्रोमीटर, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो ये है हाइड्रोमीटर और ये है हाइग्रोमीटर। एक साथ देखिए, हाइड्रोमीटर में जो होता है वस्तुओं की सापेक्षिक जो घनत्व होती है उसको मापते हैं, और हाइग्रोमीटर में आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर होते हैं। फोन मतलब जो ध्वनि या साउंड में हम लोग, क्योंकि फ़ोन में हम लोग वही सुनते हैं, तो क्या हो गया? जल के भीतर की जो ध्वनि होती है उसको सुना जाता है हाइड्रोफोन से। और ये दोनों तो याद रहेगा, हाइड्रोमीटर में घनत्व, हाइग्रोमीटर में आर्द्रता। अब चलिए नेक्स्ट, लैक्टोमीटर। लैक्टिक एसिड किस में होती है? लैक्टिक एसिड होती है आपकी दूध में, तो दूध की जो शुद्धता होती है इसको मापा जाता है लैक्टोमीटर से। ठीक। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर क्या करता है? पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है क्रैस्कोग्राफ क्या करता है? पौधों की वृद्धि को दर्शाता है, यानी कि पौधे में कितना वृद्धि हुआ है इसको मापने के लिए हम लोग क्रैस्कोग्राफ का यूज़ करते हैं। डायलेटोमीटर क्या करता है? किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है, यानी कि किसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है उसको मापा जाता है डायलेटोमीटर से। और इसी तरीके से डायनेमोमीटर क्या होता है? डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ। तो इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ क्या करता है? मस्तिष्क विभव मापने का काम आता है। ये दो होता है, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। कार्डियो मतलब होता है हार्ट की दर को मापने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और एक होता है ईईजी, जैसा आपने कहा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, तो ये होता है मस्तिष्क के और ये तो है हार्ट के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन मीटर मतलब विभवांतर मापने का यंत्र होता है, यानी कि विभवांतर क्या हो गया? दो वोल्टेज में जो अंतर होता है उसको कहा जाता है विभवांतर, तो इसको मापने के लिए इलेक्ट्रॉन मीटर का यूज़ किया जाता है। अब है रेडियो माइक्रोमीटर क्या करता है? उसमें विकिरण जो होती है इसको मापता है। रेन गेज क्या करता है? वर्षा की मात्रा, कहा जाता है ना यहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यहाँ 100 सेंटीमीटर हुई, तो इस जो वर्षा की मात्रा है तो इसको कैसे मापा जाता है? रेन गेज से मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे और भी है, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमीटर यानी कि रिफ्रैक्ट आ रहा है इसमें, तो रिफ्रैक्टर आ रहा है तो देखते हैं। पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। ठीक है, पारदर्शक माध्यम हो गया और इसका अपवर्तनांक में याद रखिएगा रिफ्रैक्ट वाला आएगा। नेक्स्ट सैक्रोमीटर। सैक्रो मतलब आ रहा है साउंड शर्करा, तो शर्करा की सांद्रता जो होती है इसको मापा जाता है इससे। नेक्स्ट है स्क्रू गेज।
देखिए हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स और यहाँ पर है स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ा था कि जो राउंड चीज़ें होती है जैसे तार, तो यानी कि जिसमें व्यास हो और गहराई हो तो उसको मापा जाता है वर्नियर कैलिपर से। लेकिन स्क्रू गेज है जो महीन तारों का व्यास होता है ना, कि बहुत पतले तार होते हैं, इनकी व्यास जो होती है इसको मापा जाता है। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। ठीक है, फिर है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। यानी कि बेसिकली याद रखिएगा, जो ब्लड प्रेशर होता है इसको मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। आगे देखते हैं थियोडोलाइट। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है थर्मोपाइल। तो ये क्या करता है, विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र है। यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र होता है। वेंचुरीमीटर द्रवों की प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। और मैक मीटर क्या है, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की जो गति होती है इसको मैक मीटर, जैसे मैक संख्या सुना है ना आपने, मैक संख्या अगर 5 से भी ज़्यादा है तो वो सुपरसोनिक में आएगी, इस तरीके से। तो मैक मीटर क्या हो जाएगी, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की जो गति है इसको मापा जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेट से क्या आता है, चुंबक, तो क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है मैग्नेटोमीटर से। माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे अति सूक्ष्म लंबाई को मापा जाता है माइक्रोमीटर में। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से। ओम मीटर, ओम किसकी यूनिट होती है, जो रेजिस्टेंस होती है उसकी यूनिट होती है ओम, तो ओम मीटर में किसको मापेंगे, रेजिस्टेंस को ही मापेंगे। ऑन्डोमीटर, ऑन्डोमीटर में विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। ठीक है, ओडोमीटर में मापा जाता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को, लेकिन ऑन्डोमीटर में मापा जाता है विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं इनकी आवृत्ति को। पैरोमीटर, पैरोमीटर उच्च ताप युक्त जो पिंड होती है इसको मापा जाता है। फोनोमीटर, फोनो भी मतलब ध्वनि, फोन में हम लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं, बात करने से क्या होती है, ध्वनि होती है, तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ जो होता है सच्चाई जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रडार, दूर स्थित वस्तुओं की जो अवस्थिति होती है उसको रडार से मापा जाता है। रेडियोमीटर, रेडियोमीटर, रेडियोमीटर मतलब विकिरण, बोला जाता है ना एक रेडियो, तो वो होता है विकिरण को बोला जाता है, तो विकिरण की जो मापक होती है रेडियोमीटर। सिस्मोग्राफ, जो भूकंप आती है ना, तो भूकंप जो आई है वो कितनी तीव्रता की आई है किस क्षेत्र में, उस तीव्रता को मापने के लिए यूज होता है सिस्मोग्राफ। स्पीडोमीटर, गतिवान वाहन की जो गति होती है, स्पीड, स्पीड मतलब क्या, गति, तो जो गति में है उस वाहन की जो गति को मापने के लिए यूज होता है वो क्या है, स्पीडोमीटर। टैकोमीटर, किसी वस्तु के चक्रण, टैको मतलब जो राउंड होती है, इस तरीके से मान लो घूम रही है कोई वस्तु गोल गोल, तो इसको मापने के लिए हम लोग यूज जो करते हैं वो होता है टैकोमीटर। पैरिलियोमीटर क्या होता है, सौर विकिरण का जो मापन होता है पैरिलियोमीटर कहलाता है। विस्कोमीटर, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसको, सांद्रता जो होती है ना उसको कहा जाता है, तो द्रव की जो सांद्रता होती है इसको ज्ञात किया जाता है किससे, विस्कोमीटर से। वेव मीटर, विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती, तरंगों को क्या कहा जाता है, वेव कहा जाता है, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है उसको मापा जाता है वेव मीटर से। नेफोस्कोप, नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं उस गति की जो दिशा होती है उसको मापा जाता है नेफो
मीटर से, नेफोस्कोप से। अब हम चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, मूल राशियाँ क्या हैं? तो मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया था। मूल राशियाँ क्या होती है? मूल राशियाँ जो होती हैं किसी और चीज़ से उत्पन्न नहीं होती हैं, यानी कि किसी और भी भौतिक राशि पर ये निर्भर नहीं होती हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होती है और स्वयं की ही ये राशि होती है। तो कौन सा हो जाएगा? सी हुआ ना। जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, वो क्या कहलाती है? मूल राशियाँ कहलाती हैं। आगे देखें, इसको यहाँ पर देखिए, मिलान करना है इसको। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता जो होती है किसकी मात्रक होती है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। विद्युत धारा एम्पियर होता है। नॉटिकल, और बच गई लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी? मीटर, और नॉटिकल होगी दूरी। तो कौन सा आया? 2, 4, 1 एंड 3, 2, 4, 1 एंड 3, लास्ट ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक पद्धति की मूलभूत राशियाँ कौन हैं? यानी कि ऐसी राशियाँ जो कि किसी और भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होते हैं, किसी और भौतिक राशि उत्पन्न नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूल राशियाँ हैं। तो ऐसा कौन कौन से है? मैंने आपको 7 याद करवाया था, उसमें से कौन कौन सी है देखिए। मैंने आपको बताया था लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, सभी बताया था, विद्युत धारा बताया था। तो ये सभी आ जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, पारसेक एवं प्रकाश वर्ष। मैंने आपको दूरी मापने की 3 इकाई बताई थी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और एक पारसेक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो पारसेक है और प्रकाश वर्ष है, ये किसकी इकाई होती है, किस चीज़ को मापने के लिए यूज़ होता है? तो मैंने आपको वहाँ पर क्या बताया था, बताइए। तो वहाँ पर बताया था दूरी। ये दूरी मापने की इकाई होती है, और दूरी मापने की सबसे जो बड़ी इकाई है वो क्या होती है? वो होती है पारसेक। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन, एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोन कितना होता है। तो एक माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 होता है। अब 10⁻⁻6 आएगा कहाँ से? अब देखिए, मिली, मिली में क्या होता है? 10⁻³ और ये 3 ऊपर जाएगा तो ये भी क्या बनाएगा? 10⁻3। तो 10⁻3 और 10⁻3 10⁻⁻6 होगा ना। तो यही फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन भौतिक राशियों के एक समान विमीय सूत्र नहीं है? विमीय सूत्र जिसको कि MLT के फॉर्म में चेंज किया जाता है वो होता है आपका विमीय सूत्र। तो इनमें ऐसा कौन सा है जिनके विमीय सूत्र आपस में समान नहीं हैं? अब देखिए, यहाँ पर कार्य और ऊर्जा दोनों का एक समान ही होता है। तो देखिए आप यहाँ पर संवेग, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान को किस में हम लोग डिनोट करते हैं? m। और फिर जो वेग होता है, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन को लंबाई में और समय को t से, तो क्या बन गया? mL/t-1। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपका आवेग है, आवेग को कैसे यहाँ पर डिनोट किया जाता है? आवेग का फॉर्मूला पता है? तो ये होता है बल गुणा समय। ठीक है, आवेग होता है बल गुणा समय। अब देखिए, बल का क्या होता है?
बल का अगर आप देखें तो F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एम का क्या हो जाएगा, एम ही आएगा द्रव्यमान का, और त्वरण का क्या होता है, विभव की तरह होती है त्वरण। तो त्वरण में क्या होता है, L और डिवाइड में रहेगा T का स्क्वायर। तो ये हो गया L, T का स्क्वायर नीचे में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो T-2। तो mL-T-2 हो गया बल का, mL-T-2। और यहाँ पर एक समय का T है तो एक से एक कट जाएगा तो mL-T-1। और यहाँ भी आया mL-T-1, यानी कि जो आवेग है और संवेग है वो दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अब इसकी जो विमीय सूत्र होती है ना उसको याद रखिएगा, क्योंकि आप एग्जाम में बार बार निकालेंगे सारी चीज़ों का, तो इतनी बल का भी निकालना पड़ेगा, कार्य का भी निकालना पड़ेगा, ऊर्जा का, फिर भार का, फिर दाब का, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि किसका विमीय सूत्र क्या क्या होता है। उसके बाद ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। तो बल का हमने देखा कितना आया था, mL-T-2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए विस्थापन के लिए क्या आएगा, मैंने बताया था विस्थापन के लिए L आता है, तो क्या आ गया mL/T-2। तो आप लोग ऊर्जा का नहीं निकालिए, ऊर्जा का भी सेम होता है, कार्य और ऊर्जा का सेम होता है mL/T-2। ठीक, अब देखिए इन दोनों का हमने देख लिया कि सेम होता है। दाब, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। तो यहाँ पर देखिए फोर्स का हमने कितना निकाला था, mL/T-2। और एरिया में क्या आता है, r² आता है, तो इसको मापा जाता है L से, तो L² आएगा। यहाँ पर आ गया L², तो 1 1 कट गया, एक m और एक ऊपर जाएगा तो mL/-1 T/-2। ये तो हो गया आपका दाब का। अब आ गया भार। तो भार का क्या होता है, भार का जो होता है वो आपका होता है, बताइए क्या होता है। तो देखिए जो बल होता है और भार होता है, तो देखिए यहाँ पर जो दाब है इसका क्या हो, कितना बताया था मैंने, दाब का बताया था आपको mL-T-2। और इसी तरीके से जो बल का होता है ना, बल का कितना बताया था, mL/T-2। तो ये दोनों डिफरेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है, ये हो गया। अब चलिए हाइग्रोमीटर का मैंने आपको बताया था, हाइग्रोमीटर में क्या, जो आर्द्रता होती है ना उसको मापा जाता है, और हाइड्रोमीटर में घनत्व को मापा जाता है। नेक्स्ट है निम्न को सम्मिलित कीजिए, फिर यहाँ पर आ गया। अब देखिए अभी जस्ट बताया हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, स्पिग्नोमेरोमीटर बताया था रक्त का दाब, सिस्मोग्राफ क्या होता है, जो फूंका मारते हैं उसकी तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, तो कौन सा आ रहा है, 3124 ये हो गया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फिर से आ गया, कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो क्या हो जाएगा देखिए और एक बार बताइए, फिर हम देखते हैं आंसर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑडियोमीटर क्या करता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है, तो ये तो सही है। फिर है ऑन्डोमीटर क्या करता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है, ये भी सही है। ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। और एमीटर क्या करता है, एमीटर जो विद्युत करंट होता है उसको मापता है।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है? विद्युत शक्ति को नहीं मापता ये, ठीक। और यहाँ बोला जो सुमेलित नहीं है, तो ये जो होता है वो सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होती है, इसकी जो विमीय सूत्र होता है, ये क्या होता है? तो सबसे पहले ये होता है, दो द्रव्यमान होते हैं, उनका आपस में गुणनखंड और उसका जो भी त्रिज्या होती है उसका स्क्वायर होता है। तो आपको क्या पूछा है? ये जो होता है गुरुत्वीय नियतांक होता है, तो F इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाय M1 इंटू M2 हो जाएगा। F की फॉर्मूला आपको पता है, F का क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि F का जो फॉर्मूला होता है mLT-2, तो mLT-2 लिख दिए। अब यहाँ पर आर स्क्वायर का मैंने आपको बताया था कि एल का स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय द्रव्यमान का हो गया एम का स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो एम ऊपर जा गया तो -1 हो गया। अब एल है और नीचे में कुछ नहीं है, और यहाँ पर L2 है और यहाँ पर एल है, तो 2 और 1 3 हो गया। और यहाँ पर T-2 है, तो यहाँ पर T-2। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी, ठीक। तो इस तरीके से इसका विमीय सूत्र जो होता है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी वही है, यंत्र दिया हुआ है और क्या मापा जाता है वो। तो एनोमीटर से हमने देखा था क्या मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। एमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। पैरोमीटर से। टैक्योमीटर से क्या बताया था मैंने आपको? टैक्योमीटर से जो गोलाई होती है ना, जो गोली चीज होती है और उसकी जो गति होती है उसको मापा जाता है, ठीक है। दाबांतर को नहीं मापा जाता, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां भी बताना है, तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए डेसिबल, जो ध्वनि की प्रबलता होती है ना उसको डेसिबल में मापा जाता है। हम लोग बोला जाता है ना कि यहाँ की जो ध्वनि की प्रबलता है वो है 90 डेसिबल है, 45 डेसिबल है, इस तरीके से। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है ना उसको डेसिबल में मापा जाता है, तो ये तो सही हो गया। अश्वशक्ति, शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है। समुद्र में नौ संचालन होता है, ये भी सही है, लेकिन सेल्सियस जो होता है तापमान वो मापा जाता है सेल्सियस से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऊष्मा की इकाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? यानी कि किसकी ऐसी होती है जिसकी कोई विमीय राशि नहीं होती है। तो जो विकृति होती है ना, विकृति, इसकी कोई भी विमीय राशि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है विकृति का। विकृति इक्वल टू होता है लंबाई में वृद्धि डिवाइड बाय प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में भी वृद्धि, लंबाई ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो दोनों कट गया। तो दोनों कट गया तो यहाँ पर सूत्र ही क्या बनेगा? नहीं बनेगा ना, तो इसीलिए इसका कोई भी सूत्र नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, और यहाँ पर हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता को, और अब से यही पूछा है आर्द्रता, तो ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट है कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक। इंटरनेशनल सिस्टम यहाँ पर है, इसमें जो कार्य होता है इसकी यूनिट क्या होती है? वो होती है जूल। नेक्स्ट है, हमने देखा था अदिश और सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ में परिमाण होती है, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस जिसको आप बताएंगे तो आपको दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑप्शन में देख के बोल सकते हैं। तो क्या? संवेग द्रव्यमान गुणित वेग, वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर दिशा बताने की आवश्यकता होती है कि विस्थापन किस दिशा में और कितनी हुई है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा के लिए कोई भी
दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कुछ चीज़ खाते हैं, आपको एनर्जी मिली, लेकिन एनर्जी किस दिशा के लिए मिली आप ये बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। तो ऊर्जा क्या होती है? अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको किस में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है ऑडियो मीटर में। क्रोनोमीटर क्या होता है कि जो जहाज में समय दिखाने के लिए क्रोनोमीटर का यूज़ करते हैं। ऑडियो फोन वो ध्वनि की तीव्रता के लिए होती है। एनेमोमीटर हवा की तीव्रता के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी यहाँ पर मिलान करने के लिए दी हुई है। तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ों का हम लोग मिलान करेंगे? बार। बार जो होता है वो होता है दाब। रिक्टर, मैंने आपको बताया था कि जो भूकंप की तीव्रता होती है उसके लिए रिक्टर या फिर सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। क्यूसेक जो होता है प्रवाह की जो दर होती है इसको मापने के लिए किया जाता है। और बाइट जो होता है कंप्यूटर के लिए होता है। तो कौन कौन सा हो गया? ए का हमारा 3 था, तो 3, फिर उसके बाद 4, फिर 2, फिर 1, तो ये आ गया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यानी कि हमसे डायरेक्टली अदिश राशि पूछा है। तो अदिश राशियाँ कौन सी होगी? आयतन होगा। क्यों? मैंने आपको बताया विस्थापन में आपको दिशा की आवश्यकता पड़ती है, वेग में भी पड़ती है, और बल क्या होता है? विस्थापन गुणा समय। तो इसके लिए हो जाएगा विस्थापन इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी दिशा की आवश्यकता होगी, लेकिन आयतन जो होता है दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है सदिश राशि। तो आप देखिए विस्थापन भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, तो यहाँ भी वेग आ रहा है तो ये भी सदिश राशि है। तो उपयुक्त सभी सदिश राशियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो जो पायरोमीटर होता है इसको मापन किस में मापा जाता है? तो ये उच्च जो ताप होती है इसको मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेलित कीजिए। मैंने आपको इनकी वैल्यू बताया था, तो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू मैंने कितना बताया था? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर में। एक पिकोमीटर, पिकोमीटर में क्या होता है? 10⁻12 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉन में कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर होता है, और एक नैनोमीटर होता है 10⁻9 होता है। तो कौन सा सही हो गया? 3421, 3421 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। माइक्रो में क्या आता है? 10⁻6 होता है, और फरमी में क्या होता है? 10⁻15। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन जो यूनिट है किस चीज़ का यूनिट होता है? तो यहाँ पर देखिए ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको मापने के लिए डॉप्सन इकाई का यूज़ करते हैं। अब देखिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मैंने आपको बताया था ईयर, तो कौन सा ईयर था? 1971। इस ईयर में जो SI है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको लागू की गई थी। क्योंकि देखिए हमारा अनेक देशों में आयात निर्यात होता है सामान, अगर उन लोग मान लो CGS पद्धति में मापते हैं, फिर हम लोग SI पद्धति में मापते हैं, तो कितनी मुश्किल होगी कि वहाँ पर SI पद्धति में माप रहे हैं और हम लोग मान लो CGS में माप रहे हैं, तो दोनों जगह में मापन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए डिसाइड किया गया कि सब लोग अपनी जो मापेंगे अंतर्राष्ट्रीय एक पद्धति हम लोग निकाल लेते हैं और वो है SI, और इसी में हम लोग मापेंगे। ठीक, नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फैदोमीटर वो क्या होता है? वो तो समुद्र और नदी की जो गहराई होती है उसको मापते हैं, तो उसको कहा जाता है फैदोमीटर। लेकिन कोई वस्तु गुम गई है
और उसकी स्थिति हमें जाननी है कि वो वस्तु एक्चुअली कहाँ पर है, कि वो हमें मिल जाए, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा होता है जिसमें हम उसको फाइंड ऐसे नहीं कर सकते। तो वो होता है सोनार, जो क्या करता है, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगा देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर किलोवाट घंटा, तो ये होती है विद्युत ऊर्जा की। सेल्सियस ताप की। RH गुणक जो होता है, RH पैमाना, ये होती है ब्लड की। और रिक्टर जो होता है, ये रिक्टर होता है भूकंप के लिए होता है, ना कि आर्द्रता के लिए, क्योंकि आर्द्रता के लिए तो हाइग्रोमीटर होता है। तो चलिए